स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास, जो कि सीटेट, यूपीटेट और बीएड, बीटीसी या किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो चलिए बात करते हैं अभिवृद्धि के बारे में। तो अभिवृद्धि जो है इसको अंग्रेजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास के नाम से भी जाना जाता है। जो कि आप लोग अभिवृद्धि का नाम सुनते ही बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अभिवृद्धि क्या है। तो अभिवृद्धि की प्रक्रिया जो होती है सामान्य रूप से किसी भी बालक के शारीरिक पक्षों से संबंधित होती है। इसका मतलब होता है वृद्धि या बढ़ना। अब किस चीज का बढ़ना, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो ये जो है प्रक्रिया किसी भी बालक के शारीरिक पक्ष में उसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई और भार आदि में जो वृद्धि होती है, तो उस जो परिवर्तन होता है उसी को सूचित वृद्धि के द्वारा किया जाता है। तो ये जो होता है वृद्धि, इसको फ्रैंक महोदय ने सेलुलर मल्टीप्लिकेशन यानी कोशिकीय वृद्धि भी कहा है। कोशिकाओं में वृद्धि होना ही अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि का सीधा सा मतलब शारीरिक पक्ष से संबंधित होगा, इसका वृद्धि और बढ़ना से संबंध है। तो अब विकास की बात करते हैं। तो विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी बालक का शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक सभी विकास सम्मिलित होता है। और विकास की प्रक्रिया में जो है शारीरिक पक्ष के अंतर्गत दो विरोधी प्रक्रम भी काम करते हैं, वृद्धि और क्षय। अब कैसे वृद्धि और क्षय काम करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई प्रतियोगी छात्र है, 1 साल, 2 साल, 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसका एग्जाम निकल जाता है, तब तो उसके मतलब विकास में वृद्धि हो जाएगी, उसका सामाजिक दायरा बढ़ जाएगा, उसको लोग ज्यादा जानने लगेंगे, रिलेटिव्स, दोस्त सब लोग मतलब जानने लगेंगे कि हाँ ये इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, इसका एग्जाम क्लियर हो गया। तो उसके विकास में ये जो है वृद्धि को सूचित कर रहा है। लेकिन क्षय कैसे हुआ, वही बच्चे 6 साल, 4 साल, 5 साल या जितने भी तैयारी करता है उसका एग्जाम नहीं क्लियर होता है। तो क्या होगा कि आसपास के लोग, अरे इतने साल से तैयारी करें, इनका कोई एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। तो ये क्या है, उसके विकास में धीरे धीरे क्षय मतलब दर्शा रहा है। वो धीरे धीरे मतलब लोगों से कटने लगेगा कि हाँ मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, और अपने अंदर ही अंदर मतलब जैसे कुंठित होने लगेगा। तो उसका सामाजिक दायरा जो है कम होने लगेगा। तो ये उसका जो है विकास में क्षय हो रहा है। तो स्किनर महोदय ने जो है विकास को क्रमिक और नियमित प्रक्रिया माना है। अब अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर देखते हैं क्या क्या है। तो अभिवृद्धि जो है किसी भी बालक के शारीरिक पक्ष से संबंधित है। शारीरिक पक्ष में वे ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, भार आदि जो है वो अभिवृद्धि का शारीरिक पक्ष से इसे संबंधित है। लेकिन विकास जो होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांवेगिक सभी विकास मतलब जो है विकास के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। शारीरिक कैसे होता है, अब जैसे लंबाई, ऊंचाई, भार में अगर वृद्धि हो रही है तो वो विकास भी तो उसमें शामिल है। मानसिक, अगर बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसका विकास, मानसिक विकास नहीं हुआ रहता है। जैसे जैसे उसका सामाजिकता बढ़ता है वैसे वैसे उसका मानसिक विकास भी होता रहता है। लोगों के साथ उठते बैठते उसको उसकी सोच समझ सब विकसित होती है, तो सामाजिक दायरा भी इसका बढ़ता है। और सांवेगिक, अगर बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास सिर्फ 3 संवेग, संवेग को भाव कहते हैं, जो कि भूख, प्यास मतलब भूख और प्यास दोनों एक ही संवेग आ गया, और मल मूत्र का त्याग करना और जो है उत्तेजना, ये 3 संवेग जन्मजात होते हैं। मैकडूगल ने 14 संवेगों की बात की है, जो कि आगे की वीडियो में मैं चर्चा करूंगी। तो इन संवेगों में भी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें ईर्ष्या, द्वेष की भावना भी आने लगती है। तो ये जो है उसका विकास होता रहता है, उसके संवेगों में विकास होना, मानसिकता में विकास होना, सामाजिकता में विकास होना, शारीरिक वृद्धि में विकास होना। तो ये विकास के अंतर्गत ये सब कुछ शामिल होता है। अब अभिवृद्धि की प्रक्रिया जो है एक निश्चित अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो कैसे चलती है इसको भी जानते हैं। जो अभिवृद्धि की प्रक्रिया होती है एक निश्चित समय तक होती है। निश्चित समय तक कैसे, लड़कियों में सारे विकास, चाहे मानसिक हो, सामाजिक हो, सांवेगिक हो, और जो है शारीरिक, सामाजिक, ये सारे विकास जो है 16 वर्ष की आयु तक होते हैं। और लड़कों में ये विकास जो है 18 वर्ष की आयु तक होते हैं। जो विकास अभिवृद्धि होते हैं, अब विकास की प्रक्रिया जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। अभिवृद्धि का जो दृष्टिकोण होता है एकांगी होता है। एकांगी क्यों होता है, क्योंकि ये बस शारीरिक पक्ष से संबंधित होता है। लेकिन विकास की प्रक्रिया की दिशा सर्वांगीण होती है। सर्वांगीण क्यों होती है, क्योंकि उसमें मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, शारीरिक सब जो है क्रिया शामिल होती है। अब बात करते हैं कि
मतलब अभिवृद्धि की प्रक्रिया परिणात्मक होती है और विकास की प्रक्रिया गुणात्मक होती है। अब वो परिणात्मक कैसे होती है? अगर कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो ना उसका आकार बड़ा होता है शरीर का, ना लंबाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और उसके जो है क्या कहते हैं, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसके कोई दांत नहीं होते, एक दांत आते हैं, दो दांत आते हैं, चार दांत आते हैं। तो ये जो है परिणाम को दिखा रहा है। लेकिन जब वही उसके मांसपेशियों में मजबूती आ जाए, दांतों में जब बाल्यावस्था से बच्चों के दांत स्थायी हो जाते हैं, उसमें मजबूती आने लगती है, तो ये जो है विकास की प्रक्रिया जो है गुणात्मक रूप से होती है। अब अभिवृद्धि की प्रक्रिया को मापा तौला जा सकता है। कैसे मापा तौला जा सकता है? बच्चा जब पैदा होता है तो 2.5 से 3 किलो का होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें समय के हिसाब से 2.5-3 से वो 30 किलो का होता है, बाल्यावस्था में जाता है तो 30 से 32 किलो का हो जाता है, किशोरावस्था में जाता है तो 40 से 45 किलो का हो जाता है। लंबाई जब पैदा होता है तो लगभग 20.5 इंच का होता है, बालिकाएं 20 इंच की होती हैं। बाल्यावस्था में जाते जाते इसमें 2-3 इंच की लंबाई और बढ़ती है, फिर किशोरावस्था में जाते जाते 5 फुट 5 इंच का हो जाता है बच्चा, या 4 फुट 3 इंच का, जैसे भी होता है। तो ये जो है इसको मापा और तौला जा सकता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया को मापा तौला नहीं जा सकता कि कहाँ किस बच्चे का कितना विकास हुआ है। और अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष किया जा सकता है। कैसे प्रत्यक्ष किया जा सकता है? बच्चा छोटा सा था, उसके आकार में, ऊंचाई में, लंबाई में जब वृद्धि हुई तो उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया में कहाँ कितना किसका विकास हुआ ये नहीं देखा जा सकता। अभिवृद्धि के घटक जन्मजात होते हैं। अब जन्मजात कैसे होते हैं? तो अभिवृद्धि के जो घटक होते हैं वो जो अभिवृद्धि, अगर किसी जो है छोटे कद के माँ बाप के बच्चे होंगे तो वो भी छोटे ही कद के होंगे। अगर किसी दुबले पतले या कुपोषित माँ बाप हैं तो उनके बच्चे भी कुपोषित होंगे। तो ये जो घटक हैं जन्मजात हैं, जन्म से पाए गए हैं। और अगर जैसे कोई बच्चा है पैदा होने के बाद अपना सामाजिकता जितना बढ़ाता है, जितना मतलब अच्छा वक्ता है और जितना व्यवहारी है, उसका सामाजिक दायरा उतना ही ज्यादा होगा। तो वो उसके व्यवहार से उसने उस सामाजिकता को अर्जित किया है। अब अभिवृद्धि की प्रक्रिया विकास के अंतर्गत सम्मिलित होती है। अब अगर बच्चे में वृद्धि हो रही है, उसके शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक, तो वो जो है विकास भी तो उसका धीरे धीरे उसमें हो रहा है, लेकिन विकास की प्रक्रिया में अभिवृद्धि सम्मिलित नहीं होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अब चलिए विकास के सिद्धांत की बात करते हैं। तो विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो विकास के सिद्धांत 7 हैं। एक चीज आप लोग यहाँ देखिए, मैंने ये जो है गलत टाइप कर दिया है, 4 मतलब गलत टाइपिंग हो गया है। तो यहाँ पे 7 सिद्धांत है। कौन कौन से सिद्धांत है? पहला सिद्धांत देखते हैं, निरंतर विकास का सिद्धांत। इस विकास के अनुसार जो है किसी भी बालक का विकास जो है एक निरंतर गति से चलता है। ये नहीं कि पहले अब कोई पहले ग्रेजुएशन किया, फिर जो है इंटर किया, फिर उसके बाद हाई स्कूल किया, पहले प्राइमरी, फिर उसके बाद हाई स्कूल, फिर उसके बाद 12th, फिर ग्रेजुएशन। तो ये एक क्रम से बच्चा आगे बढ़ रहा है। जैसे अब अगर कोई शिक्षक है, आपको किसी शिक्षक से आप मिलते हैं तो आपको ये लगे कि डायरेक्ट वो शिक्षक बन गया, तो ऐसा नहीं है। पहले उसने पढ़ाई की होगी, पढ़ाई के बाद प्रिपरेशन किया होगा, एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, ट्रेनिंग किया होगा, ट्रेनिंग करने के बाद वो शिक्षक बना होगा, आज आपके सामने शिक्षक के रूप में। तो वो जो है प्रारंभ से उसके विकास में जो है निरंतरता बनी हुई है, निरंतर विकास उसका होता जा रहा है। तो निरंतर विकास का सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो है अविराम गति से चलता रहता है, थोड़ी बहुत इसमें तीव्रता और मंदता आती रहती है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक का विकास जो है भिन्न भिन्न गति से होता है। आप अगर ये सोचे, जब 2 इंसान एक जैसे नहीं तो उनमें विकास कैसे एक जैसे हो सकता है? अब अगर कोई बच्चा है वो छोटे कद का है, कोई बच्चा है लंबे कद का है, कोई बच्चा है मोटा है, कोई बच्चा है पतला है, तो अगर आप ये कहें कि हर बच्चे एक जैसे इक्वल हाइट के हों, इक्वल वेट के हों, तो ये संभव नहीं है ना। सभी बालकों में लंबाई, ऊंचाई भिन्न भिन्न गति से होती है। तो भिन्न गति का सिद्धांत यही कहता है। विकास क्रम का सिद्धांत क्या कहता है? विकास जो बालक का विकास होता है वह क्रमिक तथा गतिशील प्रतिक्रिया में होता है। 3 माह का बालक जब होता है वो कूइंग साउंड, ये जो विकास होता है क्रम से हर बच्चों को में होता है।
तो जब 3 माह का बालक होता है तो कूइंग साउंड करता है। कूइंग साउंड मतलब कू का आ करना, वो कूइंग साउंड होता है। जब वही बच्चा 7 से 8 माह का होता है, 6 माह का होता है, तब वो कंफर्ट साउंड करता है। इसी जो कूइंग साउंड को खींच के बोलता है, कू का लंबे समय तक बोलता है। और फिर 7 से 8 माह का बालक जब होता है तो वो बबलिंग साउंड करता है। बबलिंग साउंड मतलब माँ, पा, बा, फू, फा। तो लोग कहते नहीं है बच्चा जो है पापा को बुला रहा है, मामा को याद कर रहा है, या मामा बोल रहा है, तो ये जो है बबलिंग साउंड कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे 32 से 36 माह का बालक होता है, सबसे पहले उल्टा गोला बनाता है। 60 माह का बालक फिर सीधा गोला बनाता है। वही 72 माह का बालक जो होता है वो उल्टा और सीधा दोनों गोला बनाता है। अपने बचपन से याद करिए आप लोग, या घर में छोटा बच्चा हो तो वो उल्टे हाथ से खाना, उल्टे हाथ से लिखना, हर काम उल्टा करता है। जब उसको पिटाई उसकी लगती है तब जाके वो सीधा धीरे धीरे सीखता है। तो वो एक क्रम में उसके अंदर विकास, इवन चप्पल भी पहननी होती है, सीधे पैर का चप्पल उल्टे पैर में पहन लेता है, और अंगूठे के बीच में पहनने के बजाय उंगलियों के बीच में पहन लेता है, क्योंकि उसका अभी विकास हो रहा है। वो क्रम, एक क्रम में पहले उल्टे काम करेगा, फिर सीधे करेगा, फिर उल्टे सीधे दोनों करेगा। तो ये साइकोलॉजी का क्रम का सिद्धांत होगा। अब देखते हैं विकास दिशा का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ये जो विकास का सिद्धांत होता है, ये इसको समझने की जरूरत है। समझिए आप लोग, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसका सिर विकसित होता है। सिर विकसित होने के बाद हाथ होता है, फिर धड़ होता है, फिर पैर, सबसे लास्ट में पैर। तो इसको जो है, इसका विकास जो है पहले सिर से हो रहा है, फिर पैर की तरफ जा रहा है। इसलिए इस विकास को सिरोर्ध्मुखी विकास भी कहा जाता है, क्योंकि सिर से पैर की तरफ हो रहा है। निकट से दूरस्थ का सिद्धांत कहा जाता है, समीप से दूर का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहले सिर हो रहा है। और केंद्र से दूरस्थ का भी कहा जाता है। तो इन सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बने हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत ये है। इसके बाद एकीकरण का सिद्धांत देखते हैं। बालक जो है पहले किसी भी तथ्य को छोटे छोटे भागों में करके सीखता है, उसके बाद जो है उन सभी को एकीकरण करके, मतलब एक साथ जोड़कर फिर उसका प्रयोग करता है। जैसे बालक सबसे पहले हाथ घुमाना प्रारंभ करता है, फिर उंगलियों को घुमाना प्रारंभ करता है, उसके बाद हाथ और उंगलियों का एकीकरण यानी एक साथ मिलाकर तब उसका प्रयोग करता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? बालक का विकास जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक सभी परस्पर एक दूसरे से सहसंबंधित होते हैं। एक के प्रभावित होने से दूसरा प्रभावित होता है, दूसरे के प्रभावित होने से तीसरा प्रभावित होता है। तो ये कैसे प्रभावित होता है इसके बारे में जानते हैं। अब शारीरिक विकास की अगर बात किया जाए तो अगर कोई दिव्यांग बच्चा है कि पैर से अगर या हाथ से किसी भी उसके अंग में प्रॉब्लम है, तो वो जो बच्चों का ग्रुप होता है उसमें खेलने जाता है तो बच्चे उसका उपहास उड़ाते हैं। तो इस चीजों को वो फेस नहीं कर पाता है, तो धीरे धीरे वो अपना क्राइटेरिया कम करते जाता है। जब कम करते जाता है तो धीरे धीरे उसका क्या होगा, जब बच्चों के साथ उठते बैठते बच्चे सीखते हैं, उनका मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। लेकिन जब वही बच्चा जब बस घर में सिमट के रह जाएगा तो ना उसका शारीरिक विकास होगा, ना मानसिक होगा, ना सामाजिक होगा। इसी तरह जब सामाजिक विकास नहीं होगा तो शारीरिक, जब खेल कूद से ही बच्चों में शारीरिक विकास होता है वो विकास भी नहीं होगा। तो इस प्रकार इस सिद्धांत का बस यही है कि अगर शारीरिक विकास होगा तो मानसिक सामाजिक भी होगा। अगर ये सब विकास नहीं होंगे, एक दूसरे से मतलब कोरिलेट करते हुए हैं। अब देखते हैं वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है। इसका उदाहरण एक सीधा सा लेते हैं। अगर एक पैदा होते ही बच्चे को आप जानवरों के साथ छोड़ दीजिए, जानवरों के बच्चों के साथ छोड़ दीजिए या जानवरों के साथ छोड़ दीजिए, वो बच्चे को आप 2 साल बाद या 3 साल बाद देखेंगे तो वो बच्चा जो है जानवरों की तरह चलना, जानवरों की तरह बोलना, जानवरों की तरह खाना प्रारंभ कर देगा। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि जो उसको वातावरण मिला है वो जानवरों वाला मिला है। तो उसने जो सीखा है बोलना, चलना, खाना पीना सब जानवरों जैसा। तो ये तो हो गई वातावरण की बात। अगर बच्चे को अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो उसका विकास संभव नहीं है। अब वंशानुक्रम की बात करें, अगर किसी बच्चे के माँ बाप मंद बुद्धि हैं तो वो जो उनकी संतानें होंगी वो भी मंद बुद्धि ही होंगी। तो ये जो है उनके बच्चों के ऊपर अपने माता पिता से ये जो बुद्धि है मिलेगी, वो जो है बच्चों के ऊपर प्रभाव डालेगी उसके विकास में। तो इस प्रकार जो है बच्चे के अच्छे विकास के लिए वातावरण और वंशानुक्रम का आपसी जो है आपस में अंतःक्रिया होना आवश्यक है। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने
क्या क्या बात किया, अभिवृद्धि के बारे में, विकास के बारे में और विकास के सिद्धांत के बारे में, और जो है अभिवृद्धि एवं विकास के अंतर के बारे में। अब आगे बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं अवस्थाओं के बारे में। यहाँ साइकोलॉजी में 3 ही अवस्थाएं होती हैं, आप लोग कहीं और की अवस्थाएं यहाँ पे मत जोड़ दीजिएगा। तो देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था इन्फेंसी एज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये जन्म से 6 वर्ष का है। बाल्यावस्था चाइल्डहुड एज जो कि 6 से 12 वर्ष का है। किशोरावस्था एडोलसेंस एज जो कि 12 से 18 वर्ष है। इन सभी को पहले 2 भागों में बांटा गया है, फिर 3-3 भागों में बांटा गया है। नॉर्मल अवस्थाओं की बात होगी तो यही अवस्था आएगी अगर किसी मनोवैज्ञानिक का नाम देकर नहीं पूछा जाता है। तो जैसे रॉस के अनुसार यहाँ पे जो है अवस्थाएं 4 हो गई हैं। इन्होंने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया। शैशवावस्था इन्होंने जन्म से 3 वर्ष का माना है, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष का माना है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का माना है, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का माना है। तो यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल अवस्थाओं की क्या कंडीशन है पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो शैशवावस्था है, ये आप लोग देखिए, शैशवावस्था मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि इस पे लिखने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, इसको जो है 3 भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पे होगा आप लोगों का पूर्व शैशवावस्था, फिर मध्य शैशवावस्था, फिर यहाँ पे जो होगा उत्तर शैशवावस्था। तो ये जो है इसकी जो बेसिक आयु है वो जन्म से 6 वर्ष है। तो सबको 2-2 साल में बांट देते हैं। ये जो है जन्म से, इसको 2 साल में बांट देते हैं, इसको 2 से 4 में बांट देते हैं, इसको जो है 4 से 6 में। तो ये शैशवावस्था की बात हो गई। अब यहीं पे अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में भी वैसे ही सेम है। बाल्यावस्था को देखते हैं, बाल्यावस्था भी 3 भागों में बढ़ गई। पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था। इसको भी हम लोग 2-2 वर्ष में बांट देते हैं। इसको 6 से 8 कर देते हैं, इसको 8 से 10 कर देते हैं, और इसको जो है 10 से 12 कर देते हैं। तो ये आपकी होगी बाल्यावस्था। अब बात करते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था की भी यही कहानी है। किशोरावस्था को भी 3 भागों में बांटा जाएगा। तो कौन कौन सा है? पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो इसमें भी, इसको भी आप लोग 2-2 साल में बांटिए। तो यहाँ पे ये हो गया 12 से 14, 12 से 14, ये हो गया 14 से 16, ये हो गया 16 से 18। ठीक, तो ये हो गई किशोरावस्था की बात। अब देखते हैं एक चीज यहाँ पे और आप लोग याद रखिएगा, गर्भ में बालक को विकसित होने में जो है 280 दिन का समय लगता है, अर्थात 40 सप्ताह का। यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 40 सप्ताह है। अब देखते हैं जो है शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार बच्चों का होता है। तो शैशवावस्था में जो है, अंग्रेजी में इसको इन्फेंसी एज कहते हैं, जो कि लैटिन के इन्फेंट शब्द से बना हुआ है। और ये इन्फेंट शब्द जो है 2 शब्दों से, इन और फैंट से बना है। इसी कारण से शैशवावस्था को जो है नहीं बोलने की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में मानव विकास की नींव तैयार होती है, जिस कारण से जीवन का आदर्श काल, आधार काल, और इसी को जो है इस अवस्था में जो है संचय की प्रवृत्ति बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, घर में छोटा बच्चा होगा तो वो कब, क्यों, कैसे जैसे क्वेश्चन इस अवस्था में बहुत ज्यादा करता है, इसलिए इसको जीवन का संचयी काल भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसको क्या क्या नहीं बोलने की अवस्था कहा जाता है, आधार काल कहा जाता है, आदर्श काल कहा जाता है, जीवन का संचयी काल कहा जाता है। ये सब शैशवावस्था की विशेषता है, ये याद होनी चाहिए। अब देखते हैं शैशवावस्था में वजन यानी वेट कितना होता है। जन्म से 6 वर्ष तक बालकों का भार जो है बालिकाओं से अधिक होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। किशोरावस्था में जाके भी बालकों का भार अधिक होता है बालिकाओं से, लेकिन बाल्यावस्था में बालिकाएं आगे होती हैं। जन्म के समय बालक तथा बालिकाओं का भार 2.5 से 3 किलोग्राम होता है, और अगर पाउंड की बात करें तो 6 से 7 पाउंड के आसपास होता है, और 1 पाउंड में 400 ग्राम होता है। ये चीजें याद होनी चाहिए। लंबाई की बात करें, हाइट की, तो जो है
जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20.5 इंच तथा बालिका की 20 इंच लगभग होती है। इस अवस्था में बालक बालिका से अधिक लंबा होता है। सिर और मस्तिष्क की अगर बात किया जाए तो शैशव अवस्था में जो है सिर का विकास कुल शरीर के विकास के लगभग जो है 1/4 भाग के आसपास हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे का सिर जो है शरीर की अपेक्षा अधिक बड़ा दिखाई देता है, जिस कारण यह मासूम दिखाई देता है। पा मूवी के अमिताभ बच्चन की तरह बच्चे दिखाई देते हैं इस अवस्था में। हड्डियों की अगर बात करें तो शैशवावस्था में जो है जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 पाई जाती है, जो कि कैल्शियम की बनी होती है और इसको मजबूती फास्फोरस से मिलती है। और दांत की अगर बात करें तो शैशवावस्था के काल में जन्म के समय शिशु का कोई दांत तो नहीं होता है, लेकिन 6 से 7 महीने से जो है आगे के दांत नीचे के जो है निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। 1 वर्ष की अवस्था तक 8 अस्थायी दांत हो जाते हैं और 4 वर्ष की अवस्था तक 20 अस्थायी दांत। इसको दूध के दांत भी कहा जाता है। बाल्यावस्था में जो दांत निकलते हैं वो स्थायी होते हैं। शैशवावस्था में जो भी दांत निकलते हैं वो अस्थायी होते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। मांसपेशियों की अगर बात करें तो शैशवावस्था में मांसपेशियों का कुल विकास जो है कुल शरीर के भार के जो होगा वो 23% होगा। धड़कन की अगर बात करें तो जो है जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन 140 पीएम होती है और जो है लगभग 6 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते लगभग 100 पीएम हो जाती है। एक चीज याद रखिएगा कि शैशवावस्था में जो बच्चों के हृदय की धड़कन देखी जाती है वो जो है हृदय के पास से न देख के जहाँ पे सर पे तेल रखा जाता है वहां देखा होगा आप लोगों ने, बच्चों का बहुत तेज पंप करता है, तो वहां से बच्चों की हृदय की धड़कन देखी जाती है। तो इस वीडियो में यही